तो वो जंग जिसको समझा जा रहा था कि कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी, वो अपने 10वें दिन में पहुंच चुकी है और ये लग रहा है कि अब भी ये कहां जाकर रुकेगी कुछ पता नहीं। और साथ में जो इशारे मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि ये मामला और ज्यादा विस्तार ले सकता है, पूरी दुनिया के लिए मुसीबतों को और कई गुना बढ़ा सकता है। ये हम क्यों कह रहे हैं? इधर मुश्तबा के अब सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान में क्या कुछ बदला है, इजराइल और अमेरिका के लिए इसमें क्या संकेत छिपे हुए हैं, और इधर मुश्तबा के जख्मी होने की सूचना आ रही है। क्या वो 28 तारीख को ही लगी कोई चोट है या उसके बाद कोई हमला किया गया है? बहुत सारी बातें, ऐसी एक बात बहुत खास और वो एक्सक्लूसिव है जो आप अगले आधे घंटे के दौरान देखने वाले तमाम एलिमेंट्स में बहुत एक्सक्लूसिव पाएंगे। वो ये कि चाइना क्या कर रहा है। चाइना ने कुछ ऐसा किया है जो इस पूरे मामले को एक अलग टेंजेंट पर ले जा रहा है। वो क्या है मैं बताऊंगा, और मेरे साथ होंगे आशीष भी, डिफेंस जर्नलिस्ट। बाकी आगे मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं जो आज के महत्वपूर्ण एलिमेंट्स का विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। पहले आप ये खबर देखिए जरा। तेहरान में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की बमबारी, IRGC एरोस्पेस मुख्यालय पर अटैक, हमले के बाद बिल्डिंग में लगी आग। यहां हमले के बाद ये बड़ा इलाका आप देखिए जरा, ये वर्टिकली कैप्चर की गई तस्वीरें हैं। जाहिर है इसका हॉरिजॉन्टल विस्तार आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो वर्टिकल ही धुआं ऊपर कितना ऊपर उठा हुआ है, इससे आपको ये पता चल सकता है कि ये कितने बड़े इलाके को ये हमला यहाँ चपेट में ले चुका है। तेहरान में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल किस तरीके से बम वर्षा कर रहे हैं, और बीते 2 दिनों में जो फर्क देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है कि अब एनर्जी इंस्टॉलेशंस भी निशाना बनाए जा रहे हैं। पहले केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जहां पर मिसाइलों को रखे जाने के संदर्भ में सूचना थी, उन जगहों को, या जहां पर खास लोगों के बैठे छिपे या मौजूद होने के बारे में सूचना मिल रही थी, उन जगहों को निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन एनर्जी इंस्टॉलेशंस को जब निशाना बनाया जा रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि इसमें इजराइल और अमेरिका एक मत नहीं है। इजराइल इस पक्ष में है कि पूरी तरीके से क्रम्बल कर दिया जाना चाहिए ईरान को, और इसके लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेना के पास उसकी रसद, उसकी रीढ़ समाप्त कर दिया जाए। और जाहिर है ईरान की रीढ़, वहां की रीढ़ तो जाहिर है वहां के एनर्जी प्रतिष्ठान, वहां के तेल और गैस उत्पादन करने वाली जगहें, उनको जहां स्टोरेज करके रखा जाता है वो तमाम जगहें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इनको ही समाप्त करने के बारे में इजराइल सोच रहा है। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता था। क्या इस मुद्दे को लेकर रिफ्ट है, या असल में ये एक अंदाजा है जो दुनिया लगा रही है इस वक्त? अगली खबर देखिए। हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों से ईरान किस कदर कांपा। ईरान में ताबड़तोड़ हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी गई हैं। मिसाइल से दुनिया को थर्राने वाले, खास तौर से अमेरिका और इजराइल को आंखें दिखाने वाले ईरान को उसी भाषा में इजराइल और ईरान की तरफ से जवाब दिया गया है। मिसाइल को मिसाइल की भाषा समझाई गई है, इसी को कहा जाता है तुर्की बात तुर्की। और यहां देखिए तेहरान में हाइपरसोनिक मिसाइलों से कोहराम मचा हुआ है। ईरान के कई सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है। हमलों में ईरानी फोर्स को, IRGC को बड़े नुकसान का अंदेशा है। ये वो जगहें थी जहां से IRGC ऑपरेट कर रहा है। वैसे आप लगातार देख रहे हैं, वो IRGC हो, बासिज फोर्सेस हो, यहाँ उन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जहां से ऑपरेट कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में आज की ये कड़ी जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। ईरान के इलम में विध्वंसक एयर स्ट्राइक हुई है। इलम को इजराइल के फाइटर जेट ने दहलाया है। अब्दानान में पुलिस हेडक्वार्टर पर बमबारी हुई है। धमाकों में हेडक्वार्टर की पूरी इमारत जमींदोज हुई है। विस्फोट में कई पुलिसकर्मियों की मौत का दावा। यहां कई पुलिसकर्मी मारे गए हैं, ये दावा भी किया जा रहा है। मतलब ना तो डिफेंस फोर्सेस को छोड़ा जा रहा है और ना ही पुलिस फोर्सेस को। और ये लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस को, जो इंटरनल सिक्योरिटी में लगे रहने वाले लोग हैं, और शायद इसके पीछे वजह यह है जो कई जानकार मानते हैं कि पुलिस को भी निशाना और बासिज फोर्सेस को भी, जो अर्धसैनिक संगठन है, इसलिए निशाना बनाया जा रहा है ताकि भविष्य में अगर यहाँ के वो लोग जो अपराइजिंग के समय सड़कों पर आए थे और इस समय उनको ये डर है कि उनकी अपराइजिंग अगर वो करते हैं तो क्वेल ना कर दी जाए, उनके खिलाफ ये जो रेजिस्टेंस है बासिज फोर्सेस का या पुलिस का, इसको कम किया जा सके और संभावित अपराइजिंग के लिए एक रास्ता खोला जा सके। शायद इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अब अगली खबर देखिए जरा। IRGC को जड़ से खत्म करने का इजरायली ऑपरेशन। पूरे ईरान में IRGC के ठिकानों में एयर स्ट्राइक की गई है। IRGC को इस कदर निशाना बनाया जाना, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि हम फोर्सेस को भी, उनकी जगहों को, वो कहां मौजूद हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम शायद उनके ऊपर हमला करें या शायद ना करें। यह डोनाल्ड ट्रंप का अपना चिरपरिचित अंदाज है जिसमें
वो किसी चीज़ का कन्विक्शन भी दिखाते हैं और कन्फ्यूजन के लिए जगह भी छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हम शायद इन पर हमला करें और शायद ना करें, लेकिन यहाँ पर ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि उनको ये मालूम है कि ये फोर्सेस कहाँ से ऑपरेट कर रही हैं और उनकी जगहों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। तेहरान के बाहरी इलाकों में भयंकर विस्फोट की आवाज़ें सुनी गई हैं। रिहायशी इलाकों के नज़दीक IRGC के बेसेस जो बनाए गए थे, ये इसलिए बनाए गए थे ताकि थोड़ा कैमोफ्लेज किया जा सके। बस्ती के करीब अगर IRGC के बेसिस होंगे तो शायद इजराइल और अमेरिका उनके ऊपर हमला करने से परहेज करेंगे, लेकिन इजराइल और अमेरिका इस समय इस तरह के किसी परहेज के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये ओपन सोर्स इंटेल की तरफ से दावा किया गया है कि रिहायशी इलाकों के करीब ये ठिकाने बनाए गए थे IRGC की तरफ से, जिनको चुन चुन कर निशाना बनाया गया है इजरायली फोर्सेस और अमेरिकी फोर्सेस की तरफ से। और अब इस युद्ध का एक और पहलू देखिए इस खबर में। इजराइल में ईरान का बड़ा हमला। यहां ईरान में क्या चल रहा है वो मैंने आपको बताया। आप जरा इजराइल की तरफ रुख कीजिए। क्लस्टर बॉम्ब से, ये उस तरह की मिसाइलें हैं जिसमें सब म्यूनिशंस होते हैं और एक बार ये मिसाइल किसी जगह जाकर फटती है तो ये जो सब म्यूनिशंस हैं ये क्लस्टर बॉम्ब के तौर पर उस जगह पर हमला करते हैं। इसीलिए एक बार ये मिसाइल किसी जगह पर पहुंची और इससे वो सब म्यूनिशंस निकले तो उनको टैकल करना बहुत मुश्किल होता है एयर डिफेंस के लिए। और यहां यही दिखाई दे रहा है, वो अमेरिकी थार्ड सिस्टम हो या फिर यहां पर ये ठिकाने, ये सब उसी तरह के क्लस्टर म्यूनिशन के जद में आए हैं जो एक मिसाइल अपने साथ लेकर जाती है और बाद में वो सब म्यूनिशन उस जगह को निशाना बनाते हैं। क्लस्टर बॉम्ब से ईरान का हमला, क्लस्टर बॉम्ब से ईरान के हमले की ये तस्वीरें। और क्लस्टर बॉम्ब खास तौर से ईरान की ये जो मिसाइलें हैं, एक मिसाइल जाती है और बाद में जाकर वो फटने से पहले कई छोटे टुकड़ों में बंटती है और हर अलग वो टुकड़ा अपने आप में एक मिसाइल होता है। इससे निपटना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। एक बार फिर से इन तस्वीरों में यही देख रहे हैं आप। और अब अगली खबर में देखिए, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले। हिजबुल्लाह के वित्तीय ठिकानों पर हमला बोला जा रहा है। हमले में इस बिल्डिंग को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। बताया जाता है कि यहां से असल में फाइनेंस कैसे किया जाए हिजबुल्लाह को, इसके लिए ऑफिस चलाए जाते थे और इस जगह को तबाह कर ये इंश्योर करने की कोशिश की गई है इजराइल की तरफ से कि जो आर्थिक कमर है हिजबुल्लाह की वो तोड़ी जा सके। हर दिन 400 के आसपास मिसाइलें केवल लेबनान में दागी जा रही हैं इजराइल की तरफ से, रिपोर्ट्स ऐसा भी बता रही हैं। अब ईरान की तरफ आपको एक बार फिर लेकर चलता हूं और ईरान का वो हिस्सा जो फारस की खाड़ी की तरफ आपको दिखाई देता है, बंदर अब्बास पोर्ट। ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला हुआ है। पोर्ट पर ईरानी शिप पर हमला हुआ है। इजराइल ने शिप को बनाया निशाना और अमेरिका तो पहले ही दावा कर रहा है कि हमने 40 से ज्यादा युद्धपोतों को नष्ट कर दिया है, ईरान के पूरी तरह से तबाह कर दिया है हमने उनकी नौसेना और यहां तक कि वायुसेना भी। लेकिन यहां पर भी अभी आप देख रहे हैं बंदर अब्बास के पास शिप्स को निशाना बनाया जाना बाकी है। यहां पर ये जो शिप निशाना बनाई गई है, क्या ये किसी तरह का युद्धपोत था या ये किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी में रहने वाला ये शिप था, ये स्पष्ट होना बाकी। लेकिन ये आप स्पष्ट देख रहे हैं कि यहाँ किस तरीके से इसको निशाना बनाया गया है। बंदर अब्बास पोर्ट के करीब एक और पोत को निशाना बनाया गया। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान अभी तक के वॉर के जो अलग अलग दिनों पर आपने घटनाक्रम देखे हैं, उन डॉट्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, ये किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आज के जो इवेंट्स हैं वो क्या बता रहे हैं इस पूरे युद्ध के विषय में, और क्या कहीं अमेरिका और इजराइल के मामले में इस युद्ध को लेकर कई जगहों पर कई मतभेद हैं क्या, ये भी हम चर्चा करेंगे। एयर कमोडोर कार्तिकेय काले आज हमारे साथ इस चर्चा में यहाँ शामिल हैं। शुभदा चौधरी जो कि मिडिल ईस्ट मामलों की जानकार हैं हमारे साथ इस चर्चा में। हमारे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा भी आज की शाम चर्चा में हैं और हमारे साथ सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट आशीष कुमार सिंह भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आशीष, बहुत दिनों बाद एक बार फिर से आप हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में, बहुत स्वागत है, आप सबका बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले जरा ये खबर देखिए कि आज ईरान में एक और अजीब चीज हुई। बहुत सारे लोग इसको देखते हैं कि शायद ये ऊपर वाले की तरफ से इशारा है इंसानियत के लिए कि तुम ये क्या कर रहे हो, समझ जाओ। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये पता चलता है कि जब इस तरीके से कहीं पर लगातार हमले हो रहे हैं और हाइड्रोकार्बन्स जाएं, राख जाएं और बादल के साथ मिल जाएं तो एक जहरीली बारिश होती है। ईरान की राजधानी में जहरीली बारिश हुई है। तेहरान और आसपास इस तरह की तेजाबी बारिश रिकॉर्ड की गई है। तेहरान के कई इलाकों में एसिड रेन से हड़कंप हो गया है। ऑयल रिफाइनरी में हमलों के बाद शहर में फैला केमिकल धुआं। तेहरान में फैले धुएं से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। स्किन प्रॉब्लम और फेफड़ों में परेशानी की शिकायतें बढ़ गई हैं। डॉक्टर्स ने लोगों को कॉशन किया है, ताकीद की है कि घरों के भीतर रहें, मास्क लगा कर रहें और
वेंटिलेशन सिस्टम को चालू ना रखें, क्योंकि वातावरण में इस समय सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस और नाइट्रिक ऑक्साइड, इन सब की मात्रा बहुत ज्यादा है और लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा बीमारी का सबब हो सकता है। ये चिपचिपी तेल जैसी जो बारिश हुई है, जिसमें बहुत ज्यादा एसिडिक कंपोनेंट्स हैं, इसके बारे में भी वैज्ञानिकों ने सतर्क किया है। और वैज्ञानिक ये भी बता रहे हैं कि लगातार इस जगह पर जैसे हमले हो रहे हैं, और खासतौर से ऑयल रिफाइनरी में हमले के बाद हाइड्रोकार्बन्स जाकर राख के साथ बादलों में जो नमी थी उसके साथ मिले और उसके बाद ये चिपचिपी बारिश यहां पर हुई है। ये तेल जैसी बारिश हुई है। ये पूरे इलाके के लोगों को और सदमे में डालने वाला एक घटनाक्रम है। सबसे पहले तो ये कि आज के जो इवेंट्स हैं उससे आगे को लेकर क्या इशारा मिल रहा है, इससे हम चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं। और सबसे पहले कार्तिकेय काले सर, आपको इसमें लाना चाहता हूं मैं। ये आपके हिसाब से आज यूनाइटेड नेशन ने इसको लेकर एक बड़ी चिंता जताई। एंटोनियो गुटरेस ने भी कहा कि अगर चार्टर 2 को आप देखें तो ये कहता है कि किसी देश की संप्रभुता और उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता पर आप हमला नहीं कर सकते। इस तरीके से अमेरिका और इजराइल को आईना दिखाने का ये काम किया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये आईना दिखाने तक ही सीमित है। मामला जा किधर रहा है? बिल्कुल दिनेश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मामला कहीं नहीं जा रहा है जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर तो यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल पे बहुत ज़्यादा होता तो ये वॉर ही नहीं होता, परंतु वो इंटरनेशनल प्रेशर है नहीं और लैक ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर के कारण उन्होंने जो अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहिए था वो कर लिया है, परंतु उनका जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हुआ है और इसलिए ये कंटिन्यूसली चलेगा। अब अगर आप 2-3 दिन से देखें तो इसका जो टारगेटिंग सीक्वेंस है, मिलिटरीली मैं बोल रहा हूँ, टारगेटिंग सीक्वेंस पूरा चेंज हो गया है। पहले तो इनिशियल मिलिट्री केवल टारगेट्स ही ले रहे थे, बीच में उन्होंने न्यूक्लियर जहाँ उनको लगा कि न्यूक्लियर संयंत्र हो सकते हैं या कहीं पर न्यूक्लियर फैसिलिटी हो सकती है वहाँ टारगेट किया गया। जहाँ उनको लगा कि उसके बाद IRGC और बासित के जहाँ हेडक्वार्टर्स है वहाँ टारगेट किया गया। परंतु इसराइल का जो टारगेटिंग फोकस था वो इमीडिएटली चेंज होकर इकोनॉमिक टारगेट्स पे भी आ गया है। एंड जब इकोनॉमिक एंड सिविलियन टारगेट्स एक्चुअली लाइन पे आते हैं तब डेफिनेटली जो है आप ये मान के चलिए कि युद्ध का जो आयाम है वो अब धीरे धीरे बदल रहा है। And this will definitely bring more pressure on United States and Israel to do something about the war. सर, अगर ये हो रहा है तो फिर ये देखिए कि ईरान भी फिर उन जगहों को निशाना बनाना शुरू करेगा और एग्रेसिवली निशाना बनाना शुरू करेगा। बिल्कुल। क्या मिडिल ईस्ट कंट्रीज इन बातों को समझ रही हैं? और क्या अमेरिका और इजराइल से इस बात को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई जा रही होगी, बेशक उसको सार्वजनिक ना किया जाए? दीपक वोरा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके साथ होता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। काले साहब की बात सुनी, अभी मैडम चौधरी से भी हम सीखेंगे बहुत कुछ, और फिर आपके डिफेंस विशेषज्ञ हैं। काले साहब ने जो बताया है, ये जो जंग चल, 20 साल मैं उस एरिया में रहा हूँ, नॉट इन ईरान बट इन दैट एरिया। तो ये जो जंग इस समय चल रही है, शुरुआत तो हुई थी उनके न्यूक्लियर एसेट्स पे आपने हमला किया, उसके बाद मिलिट्री एसेट्स पे, अब आप सिविलियन एसेट्स पे भी आ गए हैं। आपने ऑयल की उनकी जो इकोनॉमी है उसको ध्वस्त करने की कोशिश की है। खर्ग आइलैंड जो उनका 90% ऑयल वहाँ से एक्सपोर्ट होता है उस पर अभी हमला नहीं हुआ। बंदर अब्बास पे आपने किया, रिफाइनरीज को जला दिया। आप ही ने अभी बताया सर किस तरह से हवा में अब काली बारिश हो रही है और तेहरान के जो गंदे नाले हैं वहाँ पर जलता हुआ तेल भी बह रहा है। और नेक्स्ट स्टेज मेरा मानना है सर वो और होगा मोर सिविलियन फैसिलिटीज़, जैसे कि मेडिकल सप्लाइज वगैरह हैं, एजुकेशनल सप्लाइज हैं, वहाँ पर हमला होगा। ईरान भी अपनी तरफ से कुछ होटलों पे उन्होंने हमले किए थे जो मिडिल ईस्ट में हैं, जहाँ पर कहते हैं कि वहाँ 1 या 2 अमेरिकन सैनिक थे, लेकिन बाकी तो वहाँ पे दूसरे नॉर्मल लोग थे। सो अब ये लाइंस ब्लर्ड हो गई हैं सर। कौन क्या कर रहा है, किसकी गलती है, कौन सही है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। यही तो खतरनाक है सर, यही तो खतरनाक है। यही तो मतलब उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि दुनिया पहले से परेशान है, कोविड के बाद संभल नहीं पाई, रशिया यूक्रेन चल ही रहा था, इकोनॉमी वैसे ही एक टॉस के लिए गई हुई है, पनपना चाह रही है इंसानियत किसी तरीके से इन मुसीबतों के बीच में। तो ये तो जो दिखा रहा है सर, अगर नागरिक ठिकाने हमले बनाए जा रहे हैं और एक दूसरे की तरफ से खुल्लम खुल्ला बनाए जाएंगे तब तो ये बहुत विस्तार पा जाएगा ये पूरा मामला। एब्सोल्युटली राइट। यही तो फिर फाइनली होता है ना सर, जब आपकी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो है पूरी तरह से अचीव नहीं होते फिर आप। तो दीपक सर, क्या ये बात इजराइल और अमेरिका के लिए, क्या उनको ये मंजूर है कि ये इतना ज्यादा विस्तार पा जाए, उनके अपने वजूद में वहां तक ये आग पहुंच जाए जहां जो सॉल्व करने गए हैं वो उससे बड़ी प्रॉब्लम को एक तरीके से न्योता दे दें? मैं ये शुभदा चौधरी आपके पास सवाल लेकर आऊंगा, क्या ये जो इलाज करने के लिए अमेरिका और इजराइल निकले, क्या वो बीमारी और ज्यादा बड़ी हो जाने वाली है और क्या उस बीमारी में खुद इजराइल और अमेरिका और परेशान होने वाले हैं क्या? लेकिन उससे पहले ये खबर देखिए, तेहरान में बड़ी आपदा जैसे हालात की वार्निंग। फरहानी स्ट्रीट में जहरीले तेल की बारिश हुई है, लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने के निर्देश दिए गए हैं।
रेड क्रेसेंट वहां की जो सोसाइटी है उसने तेहरान में लोगों के लिए ये एडवाइजरी जारी की है कि आप अपने अपने घरों में रहिए। ये देखिए वहां के किसी व्यक्ति ने ये वीडियो लोगों के लिए सार्वजनिक किया है, जहां ये बारिश की बूंदें जहां पर पड़ी हैं, ये धरती देख लीजिए, ये काली बारिश, चिपचिपी बारिश, और जिसमें एसिडिक कंपोनेंट बहुत ज्यादा। और ये देखिए इस तरीके से जब आप वहां पर बारिश की बूंदों को हाथ लगा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई तेल चिकटती हुई सी कोई चीज आपके हाथ में आ रही है, और वही वहां धरती पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह है, ये जो माइक्रो इवेंट्स हैं जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं एक के बाद दूसरा, ये किस मैक्रो पिक्चर की तरफ ले जा रहे हैं? शुभदा चौधरी, क्या ये इलाज ही और बड़ी बीमारी बन जाएगा? पहली चीज़ है कि ये दिनेश जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। ये जो इलीगल यूएस इजरायली अटैक 28 फरवरी को ईरान पे हुआ है, अब उस इलाज का जो दायरा दिया जा रहा है, ये किस तरीके का इलाज है और किसने उन्हें हक दिया। दूसरी चीज़ है कि कल जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इजराइल जाने वाले हैं। यूएस के बहुत सारे सोल्जर्स और इजराइल के बहुत सारे सोल्जर्स अलॉन्ग विथ IRGC और बासिज के सोल्जर्स इसमें बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं। अमेरिका के और इजरायली सोल्जर्स को अभी जर्मन के हॉस्पिटल्स में बहुत मेडिकल केयर मिल रहा है, जिसको ओपनली नहीं बताया जा रहा। कल ही रात को मुश्तबा खामेनी, जो खामेनी के बेटे हैं, उनको सुप्रीम लीडर या अयतुल्ला का रैंक दिया गया है। जी, आप जब ये बात कह रही हैं, आपके लिए भी ये सरप्राइजिंग होगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। आप जिस यात्रा के बारे में बता रही हैं कल होने वाली है, आपको मैं कुछ अपडेट दे देता हूं, देखिए, और फिर उसको आप जोड़कर बताइएगा ये होने क्या वाला है। तेहरान में तेल के रिसाव के बाद बहरहाल ये खबर देख लीजिए, बड़ा धमाका हुआ है। इजरायली एयर स्ट्राइक में तेल टैंकर तबाह हो गया। जरा जल्दी जल्दी अपडेट्स दिखाइए। तेल टैंकर तबाह हुआ है, सीवर में पहुंचे लीक ऑयल में बड़ा धमाका हुआ है। धमाके के बाद कई सड़कों पर फैल गई है आग, वहां नालों में भी आग बह रही है। इस समय तेहरान के कोहसर इलाके में रात भर अफरा तफरी मची रही। अब ये जो आसमान से जहर बरसा है, एक्चुअली वो अपडेट मैं चाह रहा था कि हमारी प्रोडक्शन टीम लगाए। ये जैरेड कुशनर और विटकॉफ की ये जो यात्रा है, क्या ये यात्रा होने वाली है? लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए, आसमान से बरसा जहर, तेहरान में तेजाबी कहर। ये बहुत बड़ी चेतावनी है, मिडिल ईस्ट के लिए चेतावनी है, इस पूरे इलाके के लिए चेतावनी और पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। ये चेतावनी इस बात की तो है ही कि इस तरह के युद्ध पर्यावरण पर कितना बड़ा असर डालते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में दुनिया पर कितने दिनों तक इस घटनाक्रम का, जो अभी समाप्त होता नहीं दिखाई दे रहा है, असर रहेगा, ये भी बताने वाला है। एक और अहम खबर, चाइना क्या कर रहा है? आशीष एक एक्सक्लूसिव खुलासा आपके सामने करने वाले हैं, कहीं जाइएगा मत, बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं, आगे उसका इंतजार कीजिए। तब तक ये देखिए, आसमान से बरसा जहर, तेहरान में तेजाबी कहर, तेहरान में काले बादल के साथ ये तेजाबी बारिश हुई है। ये सुनने में आपको एक दो लाइनों में बताई जाने वाली जो खबर है, इसके निहितार्थ बहुत बड़े हैं। ये बता रहा है कि पर्यावरण का वहां हाल क्या है, समंदर का भी हाल आया नहीं है। जिस तरीके से वहां शिप्स एक के बाद दूसरे मारे जा रहे हैं, कई टैंकर्स को निशाना बनाया गया है जो तेल कैरी कर रहे थे, उधर से अभी अपडेट आना बाकी है। यहां देखिए, तेल रिफाइनरी पर हमलों के बाद तेहरान में ये जहरीली बारिश हुई है, और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जब तेल में आग लगती है तो इतनी बड़ी तादाद में हाइड्रोकार्बन उठकर बादलों की तरफ जाता है कि उसके बाद ये बारिश होनी ही थी। कई इलाकों में एसिड रेन और केमिकल धुएं से हड़कंप। ईरान इराक वॉर के समय भी इसी तरह तेल की अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया गया था। वहां रिफाइनरी भी थी, स्टोरेज भी थे, डिपो भी थे, रिग्स भी थे, उनको निशाना बनाया गया था। और इसी तरीके से तब भी तेजाबी बारिश हुई थी, अब भी हुई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें, स्किन, फेफड़ों की शिकायतें बढ़ी। इसीलिए कहते हैं कि जब युद्ध किसी जगह पर होता है तो युद्ध समाप्त होने के बाद भी पीढ़ियां उसके असर को भुगतती हैं। यहां पर वो दिखाई दे रहा है। बेशक ये न्यूक्लियर जैसा नहीं है, लेकिन इसके असर होंगे और होने शुरू हो गए हैं। यहां पर और क्या क्या हो रहा है? कोहसर और फरहानी इलाके में आग और अफरा तफरी के हालात अब भी बने हुए हैं जब मैं इस वक्त आपको यह खबर बता रहा हूं। रेड क्रिसेंट ने तेहरान में बड़ी आपदा जैसे हालात की चेतावनी दी है और लोगों से अपने घर में रहने के लिए कहा है। घरों में रहते हुए भी मास्क पहनकर रहने और वेंटिलेशन को ऑन न करके बल्कि खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए कहा गया है, क्योंकि बाहर से आने वाली हवा भी प्राण देने वाली नहीं, प्राण लेने वाली इस समय दिखाई दे रही है। तेजाबी बारिश से कितने शहर मिटे? सदोम और अमोरा धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक ये बताया जाता है कि ये आसमान से सल्फर और अग्नि वर्षा हुई थी तब। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ज्वालामुखी के चलते आसमान से तेजाबी बारिश हुई थी। दावा यह है कि तेजाबी बारिश के चलते ये दोनों शहर पूरी तरह से भस्म हो गए।
मतलब ये कि पहले भी हुआ लेकिन शायद सीखा नहीं जाता। कम से कम अगर ज्वालामुखी जैसी चीजों पर हमारा वश नहीं है तो इस तरह की चीजों पर तो इंसानियत का वश है कि जहां तेल इतनी बड़ी मात्रा में स्टोर्ड है वहां पर हमले ना किए जाए। पोम्पेई और हरकुलेनियम इटली, यहां 19वीं ईस्वी में यह कहा जाता है कि माउंट वेसुवियस फटा तो भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली थी, जिसके चलते तेजाबी बारिश हुई, फसलों, इमारतों और लोगों को बुरी तरह उसने झुलसा दिया। मायन सभ्यता के बारे में मध्य अमेरिका में बताया जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण तेजाबी बारिश हुई थी। तेजाबी बारिश के चलते चूना पत्थर की इमारतों को गला दिया था। इस बारिश ने कृषि भूमि जहरीली बन गई थी और इस वजह से वहां ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा कि फिर मानवता संभल नहीं पाई। अब जरा उस खबर की तरफ लेकर आया हूं जिसका जिक्र अब से कुछ देर पहले हो रहा था। ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल में मतभेद की खबर है। ये तेल ठिकानों पर अटैक को लेकर मतभेद हुआ। अमेरिकी सेनेटर की इजराइल से अपील, ईरानी तेल ठिकानों पर न करें हमला। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की अपील की तेल के ठिकानों पर हमले ना किए जाएं। क्या इसको लेकर क्या सीरियस कोई रिफ्ट हो रहा है अमेरिका और इजराइल के बीच में? अमेरिका चाह रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ईरान के तेल ठिकानों पर इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में मतभेद की खबर है। यह खबर क्या है बहुत जल्दी से समझ लीजिए और फिर मैं आपको बताता हूं कि वो यात्रा जिसको शुभदा चौधरी जी कह रही थी होने वाली है, अगर वो नहीं हो रही है, जो कि वो नहीं हो रही है, आगे मैं आपको अपडेट में बताऊंगा तो ऐसा क्यों हो रहा है। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की इजराइल से ये अपील है कि ग्राहम ने कहा है कि ईरान के तेल ढांचे को इतना ज्यादा नुकसान ना पहुंचा दिया जाए जैसा अभी दिखाई दे रहा है, वरना जिस समय यह वॉर खत्म होगा ईरान को वापस उसके पैरों पर लाना होगा तो कैसे लाया जाएगा? भविष्य में सत्ता बदली तो देश को दोबारा खड़ा करने के लिए आर्थिक आधार मौजूद रहना चाहिए और ईरान के लिए तो आर्थिक आधार उसका यही तेल भंडार है, गैस भंडार है। यानी अमेरिका चाहता है कि सत्ता बदले लेकिन ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव ना हो, वरना अमेरिका को अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। इसके लिए वो तैयार नहीं है। इजराइल की रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा सैन्य और आर्थिक नुकसान हो। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की इजराइल की यात्रा इसी वजह से टल गई है। अमेरिकी दूतों का दौरा टलना बता रहा है कि पर्दे के पीछे कई स्ट्रैटेजिक लेवल पर डिफरेंसेस हैं। शुभदा चौधरी जी, क्या दिखाता है? देखिए, जहां तक बात रही कि अर्थव्यवस्था ईरान की नहीं है, ट्रंप का पूरा पॉलिसी ऑयल पॉलिटिक्स था, इसीलिए इजराइल के साथ, नेतन्याहू के साथ उनकी ये थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन हो गई है। दूसरी चीज़ ये भी है कि इजराइल के हज़बरा के अंदर आप जितना भी रिवॉल्ट या प्रोटेस्ट हो रहा है, नेतन्याहू के आईडीएफ के खुद के सोल्जर्स कर रहे हैं, उसको नहीं सर्कुलेट किया जा रहा है। तीसरी ये चीज़ है कि लिंडसे ग्राहम खुद ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अगराची जी ने बोला था कि अगर लिंडसे ग्राहम ईरानियन होते तो उनको ट्रीजनस एक्ट पे डाल दिया जाता। ये कल ही उन्होंने बोला है, क्योंकि लिंडसे ग्राहम 2 सप्ताह पहले ही इजराइल गए थे और नेतन्याहू से बात की थी किस तरीके से ये अटैक किया जा सकता है। अब मुद्दा ये है कि ट्रंप कैबिनेट में बहुत लेवल पे फ्रैक्चर्स हैं। पहला फ्रैक्चर है ट्रंप को कंट्रोल कौन कर रहा है, एप्स्टीन फाइल्स या फिर उनके सन इन लॉ जैरेड कुशनर। दूसरा क्वेश्चन है क्या पीट हेग्सेथ और जनरल केन के बीच में फ्रिक्शन हो गया है। तीसरा, जेडी वैंस और तुलसी गबार्ड एक सेक्शन में है, दूसरे सेक्शन में ट्रंप और मार्को रूबियो हैं। तो क्या इसको लेकर कोई सॉलिड इनपुट मिल भी रहा है या ये कहा सुनी के लेवल पर ही है, केवल अंदाजे लगाए जा रहे हैं? शुभदा चौधरी जी, ये भी आपसे समझने के लिए मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आशीष आपके पास आ रहा हूं। यह खबर बताने के बाद देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि इस तरीके की जगहों को निशाना ना बनाया जाए और उसके बावजूद इस तरह की जगहों को 1-2 को नहीं, कई को निशाना बनाया जा रहा है, वो बताने के लिए आपके पास आऊंगा। लेकिन मिडिल ईस्ट जंग में नेटो की एंट्री की खबर है। तुर्की ने गिराई ईरानी मिसाइल, नेटो के डिफेंस सिस्टम से गिराई मिसाइल, तुर्की की ओर जा रही थी ईरानी मिसाइल। हालांकि ईरान ने यह साफ किया है कि ना तो मैंने तुर्की पर हमला किया है ना मैंने अजरबैजान पर हमला किया है, मैंने ये हमले किए ही नहीं कह रहा है, तुर्की की तरफ से कहा गया है। असल में ये इस्माइल बाघेरी की तरफ से ये सफाई आई है कि हमने तो इन जगहों पर हमला किया ही नहीं। अब अगर ये कहा जा रहा है और दूसरी तरफ ये कहा जाए कि टर्की की तरफ ये मिसाइल जा रही थी जिसको इंटरसेप्ट करके बीच में गिराया गया, तो क्या ये वॉर फॉग है या जानबूझकर कोई कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है? आशीष कुमार सिंह, वॉर सिनेरियो जो विशेष साइकिल शुरू होता है ना, तो उसके बीच में इस तरह से कोई छोटे छोटे ऑपरेशन और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसे कहते हैं, इसके एलिगेशन काउंटर एलिगेशंस लगते रहते हैं। और जब इतनी बड़ी वॉर, एक और आपको अपडेट देता हूं आशीष, फिर अपनी बात पूरी कीजिएगा। इजराइल में वायनेट करके एक वहां का सूचना तंत्र है और उसने ये दावा किया है कि यूएई ने एक मिसाइल मार दी है डीसैलिनेशन प्लांट पर ईरान के, और इस तरीके से यूएई भी युद्ध में कूद गया। हालांकि यूएई की खुद की तरफ से इसको डिनाई किया जा रहा है, लेकिन वायनेट ने इसको लेकर दावा किया। आपकी बात पूरी कीजिए।
देखिए, जब एक इतना बड़ा थिएटर जिसे कहते हैं वॉर सिनेरियो में, जब इतना बड़ा थिएटर खुल जाता है तो छोटे छोटे एक्टर्स और को एक्टर्स और सपोर्टिंग एक्टर्स इस तरह के छोटे छोटे एपिसोड्स करते रहेंगे और ये एक लार्जर सीरीज का कई कड़ी जुड़ने वाली बात होती है। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप एक एक छोटे इस तरह के एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, छोटे छोटे ऑपरेशन जो कि बड़े सीरीज के तौर पर निकलकर सामने आएंगे या हमारे सामने आते रहेंगे। लेकिन एक और बड़ी वजह जो अब से पहले दिनेश जी बता रहे थे, अमेरिका और इजराइल दोनों ही मकसद उनका एक ही है, लेकिन वजहें 10 में से 10 नहीं मिलती हैं, 100 में से 100 नहीं मिलती है। और इसीलिए इस तरह के मतभेद भी होते रहेंगे और इसी तरह से कई और छोटे मोटे इस तरह के फॉल्स फ्लैग। लेकिन मैंने एक चीज देख लिया है आशीष अभी तक जी, कि जैसे घरों में भी मतभेद होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जनरली से जो होता है वो जो पत्नी कह देती है वो आखिरकार वो मानना पड़ता है। उसी तरीके से यहां पर खैर वो रिश्ते वाला कंपैरिजन नहीं, लेकिन अमेरिका के बेशक बहुत ज्यादा कई चीजों में उसका मतभेद हो, लेकिन आखिरकार इजराइल जो कहता है वो अमेरिका को मानना पड़ता है। आशीष 100%। आशीष बिल्कुल ये मानना पड़ेगा भी। जैसे मैंने कहा कि उनके गोल तो सेम ही हैं अल्टीमेटली। अब यही है कि किसी दिन किसी की बात ज्यादा भारी पड़ रही वाली है और किसी दिन अगले दिन किसी और की बात ज्यादा। और इसमें तो यह भी कहा जाता है आशीष कि अमेरिका तो शुरुआत में वॉर शुरू करने के ही मूड में नहीं था। इजराइल ने कहा कि अब नहीं तो कब, और वो ये भी नहीं चाहता था कि डिप्लोमेटिक टॉक्स हों और सक्सेसफुल हो, इसीलिए उसने इनके टॉक्स के पूरे होने की परवाह नहीं की और हमला कर दिया। और अमेरिका से बाद में कहा आते हो तो आओ, नहीं उन्होंने कहा हम भी आते हैं। जरा ये देखिए ईरान वॉर में अभी का बड़ा अपडेट देखिए, 17 तेल ठिकानों को बनाया गया निशाना। इजराइल ईरान पर तेल ठिकानों, इजराइल और ईरान का तेल ठिकानों पर बड़ा हमला। तो ये क्या पूरी तरीके से तेल ठिकानों को नष्ट करने पर आमादा हो गए मेजोवोरा? लगता तो बिल्कुल यही है, आपने बहुत सही फरमाया है। शायद जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इसीलिए नहीं जा रहे हैं जेरूसलम में। सर एक मेरे पास खबर आई, आप उसकी पुष्टि कर दीजिए अपने सोर्सेज से। मेरा अपना एक ग्रुप है व्हाट्सएप में, तो मैंने उनसे किसी से पूछा था कि हमने सुना था कि ये मुश्तबा जो अब सुप्रीम लीडर बना के, प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सुप्रीम लीडर जो भी वो होता है, तो क्या उसको चोट लगी थी जब अटैक हुआ था उसके फादर पर जिसमें उनका की जान गई थी? उसकी अब तबीयत क्या है? और मेरे को जो जवाब मेरे पास, आई डोंट नो द मीनिंग, ही इज विद हिज फादर। इसका क्या मतलब होता है आप खुद? तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई भी हैं नहीं, उनके होने के बारे में असल में दावा। लेकिन मेहर टीवी वहां का एक बड़ा सूचना प्लेटफॉर्म है, मेहर की तरफ से यह कहा गया है कि मुस्तफा हैं, पूरी तरह सुरक्षित हैं और कोई समस्या नहीं है, मतलब लीडरशिप इंटैक्ट है। जो लीडरशिप अब ये जो बेटन मुस्तफा खामनेई के हाथ में थी, वो वहां के लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं। अगली खबर देखिए, कुवैत में ईरान का बड़े हमले का दावा, अल आदिरी एयरपोर्ट पर हमले का दावा, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से ये हमले किए गए हैं। अब कुवैत में अब ये क्या उधर से भी ये कहा जा सकता है कि आप जो कर रहे हैं वो भी तो आखिर ऐसा ही है कि आप नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं? तो अगर हम उन जगहों को निशाना बना रहे हैं जो असल में वॉर के दौरान जिनको निशाना नहीं बनाना चाहिए, तो आपकी तरफ से वॉर क्राइम क्यों चिल्लाया जाता है? यूएस हेलीकॉप्टर रैंप ध्वस्त करने का दावा है बहरहाल ईरान की तरफ से। ईरान ये कह रहा है कि आपने उन जगहों को असल में मिक्स किया हुआ है जहां से आप उनका नागरिक सेवाओं के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और आपने अमेरिकी बेसेस के लिए भी एक तरीके से जगह बना दिया। अगर उन जगहों को हम हमला करके नष्ट कर रहे हैं तो फिर इसमें हमारी गलती क्या है? अगली खबर देखिए, ईरान के ऑयल डिपो में तबाही की तस्वीरें हैं। यहां पर शहरान ऑयल डिपो पर बड़ा हमला हुआ है। पिछले 3 दिनों से चल रहा है ऑयल डिपो और ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है, केवल ईरान के लिए चिंता का सबब नहीं है। अब आप समझिए, अगर ईरान के लिए उसका रेजन डेट्रे, उसके लिए उसके वजूद की एक तरीके से उसकी ऑक्सीजन, उस पर अगर हमला किया जा रहा है तो ईरान भी छोड़ेगा नहीं। मिडिल ईस्ट में उन तेल ठिकानों को निशाना बना सकता है जहां से पूरी दुनिया के लिए ये मेजर ऑयल और एनर्जी सप्लाई होती है। अगर ऐसा है, यहां पर उस रिपोर्टिंग के दौरान वहां के ये जो रिपोर्टर महोदय हैं ये बता रहे हैं कि कितना बड़ा इलाका है आग की चपेट में है, कैसे मिसाइलें उन जगहों को निशाना बना रही हैं, तेल डिपो को। और ये भी बता रहे हैं कि लाखों बैरल ऑयल हमले में स्वाहा हो गया है। अब आप समझिए कितनी बड़ी एनर्जी क्राइसिस की तरफ पूरी दुनिया को धकेलने जैसा है। अब जरा यहां पर आ जाइए, कहां कितने ठिकानों पर हमला हुआ है। ईरान पर हमला हुआ है तो उधर ईरान ने भी हमले किए हैं, लेकिन किधर कंपैरिजन में कितना हमला दिखाई दे रहा है? ईरान 7 जगहों पर हमला दिखाई दे रहा है जो ऑयल को रिफाइन करने के संदर्भ में या स्टोर करने के संदर्भ में जहां पर इन्होंने ठिकाने बनाए हुए हैं, 7 जगहों पर हमला हुआ है। इराक में ऐसे 3 जगहों पर हमला हुआ है
अब जरा इसको चेंज कीजिए और देखिए इजराइल में ऐसी एक जगह को निशाना बनाया गया है, सऊदी अरब में भी ऐसी एक जगह को जो असल में ऑयल से जुड़ा हुआ इंस्टॉलेशन है वहां पर निशाना बनाया गया है। कतर में एक ठिकाना ऐसा है, यूएई में कुल 2 ठिकानों को, ऐसे ही ठिकानों को निशाना बनाया गया है, ओमान में 1 और बहरीन में 1। मतलब आप ये समझ लीजिए कि केवल ईरान का मामला नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट को भी साथ में उसके अलग अलग ऑयल इंस्टॉलेशंस को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो दुनिया में ये क्राइसिस कितनी बड़ी होने वाली है कार्तिकेय काले सर? बहुत बड़ी क्राइसिस होने वाली है। देखिए, मैंने अपने पिछले प्रश्न के जवाब में भी कहा था कि इकोनॉमिक टारगेट्स अब लाइन पे हैं, और जैसे ही इकोनॉमिक टारगेट्स लाइन पे होते हैं देन स्पेशली मिडिल ईस्ट के एरिया में, क्योंकि ऑलमोस्ट क्रूड की प्राइसेस 120 के आसपास पहुंच गई हैं सर। अब मैं आने वाला था कि इकोनॉमिक जो है 122 बेसिकली हाँ। हर इंसान के पेट पे असर करता है, और देखिए केवल मिडिल ईस्ट के पेट पे ही नहीं असर होगा, ये असर जो है धीरे धीरे आउटवर्ड जाएगा, और डेफिनेटली भारत वगैरह जो देश हैं, लिंक्ड देश जितने भी हैं, वेस्ट एशिया के, ईस्ट एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया तक, वहाँ तक तो डेफिनेटली ये जाएगा। तो यूएस में भी डेफिनेटली इसका असर होगा, और वो दिख भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो प्रॉब्लम यह है इस समय कि जैसे जैसे आप टारगेटिंग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे या इकोनॉमिक बेसिस पे या इकोनॉमिक जितने भी स्टॉक्स हैं इन पे करेंगे, तो डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड पे इसका बहुत ही नेगेटिव असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इसके आगे जो ये सोल्यूशन है, जो पॉलिटिकल सोल्यूशन है, मतलब सर इस दुनिया ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की कि कभी मतभेद हो जाए, लड़ाई वाली सिचुएशन आ जाए तो कम से कम ऐसी जगहों को निशाना ना बनाया जाए कि पूरी मानवता त्राहिमाम करने लगे। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। ये यूनाइटेड नेशन वगैरह सब सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं, ट्रॉफी की तरह जिनको सजाया गया है, दिखाने के काम आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक कन्वेंशन तो है कि सिविलियन टारगेट्स को नहीं अटैक किया जाएगा सर। कन्वेंशन परवाह नहीं करता, नाम के लिए है ना सर। ये शुभदा चौधरी जी इसको लेकर ये नहीं, सवाल ये है कि क्या इसके पीछे भी अमेरिका का कोई मंतव्य है? क्या उनको ये लग रहा है कि इधर वाले ऑयल के तमाम ठिकानों को नष्ट करने से किसी दूसरी जगह के एवेन्यूज खुलते हैं और उसमें उनको भी फायदा होता है? क्या कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक बात रही कि अगर ईरान के ऊपर इलीगल इजरायली अमेरिकन हमला हुआ है, तो ईरान ने भी जो गल्फ कंट्रीज पे किया है वो भी इलीगल है। लेकिन यूनाइटेड नेशन, जैसे आप बोल रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है। पैरालाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। सिविलियन की लाइफ 1947-45 में जब हिरोशिमा नागासाकी हुआ था, तब हमें नहीं लगा था कि फिर से कभी ऐसा कोई ट्रूमन आएगा, लेकिन आज आ चुका है। इसके जो तेजाबी बारिश है, इससे आज से 20 साल 30 साल बाद लोगों को, वहां के बच्चों को कैंसर होगा, उनकी नई नई पीढ़ियों को कैंसर होगा, और वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफे है जो वहां के लोगों के साथ हो रहा है, और इन्हीं लोगों को बचाने के लिए ट्रंप और नेतन्याहू इस वॉर को शुरू किया था। ये ऑयल पॉलिटिक्स है, ये एप्स्टीन फ्यूरी है, और ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को, वो कोई भी दुनिया में कहीं पे भी हो, उसको सिर्फ और सिर्फ दिखावा, धूल झोंका जा रहा है लोगों की आंखों में। लोगों की आंखों में धूल झोंककर अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के घायल होने की खबर आई जरूर थी। ईरान के स्टेट टीवी ने मुस्तफा को बताया रमजान का जाबाज। तो लोग इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि रमजान का जाबाज अगर बताया जा रहा है, मतलब उन्होंने निश्चित रूप से वो खतरे में आए लेकिन खतरे से बच गए हैं, इसलिए उनको रमजान का जाबाज बताया जा रहा है। मेहर टीवी ने बहरहाल ये कहा है कि मुस्तफा पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जाबाज शब्द युद्ध में घायल व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। अमेरिका से जारी जंग में मुस्तफा खामनेई के घायल होने के संकेत मिले, हालांकि ईरान सरकार की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। मुस्तफा खामनेई को लेकर ईरान का बड़ा दावा सामने आया। ईरानी एजेंसी मेहर ने मुस्तफा को पूरी तरह स्वस्थ बताया है। मुस्तफा पर कोई हमला नहीं हुआ। मेहर ने कहा है जायोनिस्ट मीडिया पर अफवाह फैलाने का आरोप उन्होंने चस्पा किया। उन्होंने कहा जायोनिस्ट मीडिया का प्रोपेगेंडा है। जंग के बीच तेहरान में हत्या होने की खबरें आई थी। अगली खबर देखिए, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा ईरान का नया सुप्रीम लीडर। ईरान के नए सुप्रीम लीडर को ट्रंप की बड़ी वार्निंग। अमेरिकी मंजूरी के बगैर नया लीडर नहीं टिकेगा। ट्रंप ने कहा सुप्रीम लीडर चुनने से पहले ईरान को अमेरिका की मंजूरी लेनी चाहिए थी। मुस्तफा खामनेई बनाए गए ईरान के नए सुप्रीम लीडर। ट्रंप ने कहा नहीं चलेंगे ज्यादा दिन। ये क्या इशारा है? और क्या किसी देश के इंटरनल मैटर में ये इंटरवेंशन नहीं है? चाइना तो ये बात कह भी चुका है। ट्रंप की धमकी पर चीन का जवाब देखिए क्या आया है उधर से। ट्रंप की धमकी पर चीन का जवाब। अमेरिका कौन होता है यह तय करने वाला कि अंदर उनके सुप्रीम लीडर कौन होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के आंतरिक मामलों में दखल देना बंद करे, चाइना की तरफ से कहा गया। अब सवाल यह है कि केवल जुबानी जमा खर्च कर रहा है चाइना या उसके अतिरिक्त भी कुछ कर रहा है? अब आया ये एक्सक्लूसिव पार्ट। आशीष आपको बताएंगे कितनी बड़ी खबर है। फिलहाल मैं आपके लिए अनाउंस कर देता हूं। ईरान वॉर के बीच एक्टिव हुआ चीन का जासूसी जहाज अरब सागर पहुंचा। चीनी जहाज के साथ 2 डिस्ट्रॉयर्स भी तैनात।
तो ये इतना करीब पहुंच गया वहां पर चाइना का ये टोही विमान, टोही जहाज। अब आप एक कल्पना और कीजिए, अगर इस टोही जहाज पर एक आध मिसाइलें जाकर गिर गईं तो क्या होगा? क्या उसके बाद चाइना भी डायरेक्ट एंट्री मारेगा, या ये इंश्योर कर लिया गया है कि ये पूरे तरीके से हमले से प्रूफ है? ये भी आशीष आपको बताएंगे। लेकिन आप जरा ये देखिए यहां हो क्या रहा है। ये जो आप जहाज देख रहे हैं, ये जहाज है क्या और इसके वहां होने की वजह क्या है? इसके साथ और कौन कौन मौजूद? तेहरान में इजराइल का बड़ा हमला, उत्तर पूर्वी तेहरान में हमले के बाद धमाके के बाद लगी भीषण आग। ये देखिए जरा उत्तर पूर्वी हिस्से का भी हाल देख लीजिए, क्योंकि ज्यादातर हमले जो हो रहे थे वो अभी तक खास तौर से पश्चिमी ईरान में हो रहे थे, और अब ये उत्तर पूर्वी हिस्से का भी हाल देख लीजिए। ईरान का इजराइल पर मिसाइल अटैक, यरूशलेम के आसमान में दिखी मिसाइलें, अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर दिखे मिसाइल। यहां पर वही तस्वीरें आप देख रहे हैं, अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर मिसाइल। यहां से सेंटीमेंट्स का नए तरीके से सेंटीमेंट्स छिड़ जाएंगे अगर ये इनमें से कोई मिसाइल वहां पहुंच गई तो। मिस्टर बोहरा का भी सिर सहमति में हिल रहा है। ये नए तरीके की समस्या को जन्म दे देगा अगर वहां कोई मिसाइल पहुंच गई तो। और अभी इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है, क्लस्टर मिसाइलों से ईरान का हमला हुआ है। इजराइल के आसमान में दिखी मिसाइलें, यहां क्लस्टर मिसाइलें ईरान के लिए एक पहेली साबित हो रही हैं, एक बड़ी मुश्किल, एक बड़ा चक्रव्यूह साबित हो रही हैं। और एक बार फिर से ऐसी ये तस्वीरें यहां से देख रहे हैं आप।